दिल्ली की उस सर्द जनवरी की रात, जब एम्स ट्रॉमा सेंटर के इमरजेंसी वार्ड में डॉक्टरों ने एक छोटी सी बच्ची को स्ट्रेचर पर लाया हुआ देखा, तब किसी को अंदाजा नहीं था कि ये बच्ची भारत के सबसे झकझोर देने वाले चाइल्ड अब्यूज केस की पहचान बनने वाली है। इस बच्ची का नाम था फलक शबाना। उम्र करीब 2 साल। न बोल पाने वाली, न कुछ समझा पाने वाली, लेकिन उसका शरीर वो सब कुछ बयान कर रहा था जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल था। फलक कोई सेलिब्रिटी नहीं थी, किसी बड़े घर में पैदा नहीं हुई थी। उसका जन्म हुआ था गरीबी, असुरक्षा और मजबूरी के बीच। उसकी असली मां निधि थी, एक साधारण महिला जो खुद जिंदगी से जूझ रही थी। हालात ऐसे थे कि निधि के पास न तो पैसे थे, न सहारा, और न ही ऐसा माहौल जहां वो अपनी बच्ची को सुरक्षित रख पाती। यही वो कमजोरी थी जहां से फलक की जिंदगी गलत हाथों में चली गई। निधि ने फलक को एक महिला के पास छोड़ा। नाम था शबाना। बाहर से देखने पर शबाना एक सामान्य महिला लगती थी। कोई ये नहीं सोच सकता था कि यही महिला आगे चलकर फलक की जिंदगी का सबसे बड़ा जख्म बन जाएगी। शबाना ने बच्ची को अपनी बेटी बताना शुरू कर दिया। यहीं से फलक की असली पहचान धीरे धीरे मिटती चली गई। जब 18 जनवरी 2012 को फलक को एम्स लाया गया, तब उसका शरीर लगभग टूटा हुआ था। खोपड़ी में दरार, दिमाग में खून, हाथ पैर की हड्डियां टूटी हुई और सबसे डरावना, शरीर पर जलने के निशान। ये कोई एक दिन की चोटें नहीं थी, ये लंबे समय तक चली यातना के सबूत थे। डॉक्टरों ने जैसे ही फलक को देखा, एक बात साफ थी, ये हादसा नहीं हो सकता, ये गिरने का मामला नहीं है, ये किसी बच्चे के साथ किया गया क्रूर अपराध है। लेकिन सवाल ये था, आखिर फलक थी कौन? क्यों कोई 2 साल की बच्ची के साथ इतना वहशी व्यवहार कर सकता है? फलक की कहानी सिर्फ एक बच्ची की नहीं थी, ये कहानी थी उस सिस्टम की जहां गरीब माँ मजबूरी में अपने बच्चे को किसी और के हवाले कर देती है, जहां समाज बच्चों की चुप्पी को अनदेखा कर देता है, और जहां घर, जो सबसे सुरक्षित जगह माना जाता है, वही सबसे खतरनाक बन जाता है। फलक कोई गलती नहीं थी, वो किसी की बोझ नहीं थी, वो सिर्फ गलत लोगों के हाथों में चली गई थी। और यही वजह है कि जब उसका नाम सामने आया, बेबी फलक, तो पूरा देश हिल गया। क्योंकि फलक अकेली नहीं थी, लेकिन पहली बार एक बच्ची की चुप चीखें पूरे देश ने सुनी थी। एम्स में वो रात, 18 जनवरी 2012, रात का वक्त। दिल्ली का एम्स ट्रॉमा सेंटर, वो जगह जहां रोज सैकड़ों एक्सीडेंट, गोलीबारी, चाकूबाजी और मौत से लड़ते लोग लाए जाते हैं। यहाँ डॉक्टर बहुत कुछ देख चुके होते हैं, लेकिन उस रात जो स्ट्रेचर अंदर लाया गया, उसने अनुभवी डॉक्टरों को भी सन्न कर दिया। स्ट्रेचर पर थी एक 2 साल की बच्ची, नाम बताया गया फलक। ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टरों ने जैसे ही बच्ची को देखा, सबसे पहले जो चीज दिखी वो थी उसका असामान्य रूप से सूजा हुआ सिर, आंखों में कोई प्रतिक्रिया नहीं, शरीर लगभग निढाल। ये कोई सामान्य केस नहीं लग रहा था। जब डॉक्टरों ने फौरन मेडिकल एग्जामिनेशन शुरू किया, तो एक एक करके खौफनाक सच सामने आने लगा। सीटी स्कैन की रिपोर्ट आई, खोपड़ी में गहरी दरार, दिमाग के अंदर खून जमा हुआ, दिमाग पर दबाव इतना ज्यादा कि बच्ची किसी भी पल कोमा में जा सकती थी। लेकिन यही कहानी खत्म नहीं हुई। जब पूरे शरीर की जांच हुई, तो डॉक्टरों को दिखी हाथ और पैरों की पुरानी टूटी हड्डियां, शरीर के अलग अलग हिस्सों पर जलने के निशान, नीले काले चोटों के निशान जो अलग अलग समय के थे। इसका मतलब साफ था, ये चोटें एक दिन में नहीं आई थीं, ये बार बार लगातार की गई हिंसा का नतीजा थी। यहीं पे डॉक्टरों का शक पक्का हो गया। बच्ची को लाने वाली महिला शबाना घबराई हुई खड़ी थी। उसने डॉक्टरों से कहा, मेरी बच्ची सीढ़ियों से गिर गई थी सर। लेकिन मेडिकल साइंस झूठ नहीं मानती। डॉक्टर जानते थे, सीढ़ियों से गिरने में जलने के निशान नहीं होते। एम्स के सीनियर डॉक्टरों के लिए ये पल बेहद भारी था, क्योंकि उनके सामने कोई अपराधी नहीं था। उनके सामने था एक बेबस बच्चा जो बोल नहीं सकता था और शायद जानता भी नहीं था कि उसके साथ क्या किया गया। यहीं पर एम्स ने वो कदम उठाया जिसने पूरे केस की दिशा बदल दी। डॉक्टरों ने इसे मेडिको लीगल केस घोषित किया। तुरंत दिल्ली पुलिस को सूचना दी गई। बच्ची को आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया। डॉक्टरों के लिए ये सिर्फ इलाज का मामला नहीं था, ये इंसानियत की परीक्षा थी। एक सीनियर डॉक्टर बाद में मीडिया से कहते हैं, हमने बहुत कुछ देखा है, लेकिन इतनी छोटी उम्र में इतनी बेरहमी, ये शायद सबसे भयावह मामलों में से एक था। उस रात एम्स में सिर्फ फलक जिंदगी और मौत से नहीं लड़ रही थी। उस रात एक झूठ टूट रहा था, एक घर की सच्चाई उजागर होने वाली थी, और एक ऐसा केस जन्म ले रहा था जो पूरे देश को ये सोचने पर मजबूर कर देगा,
अगर अस्पताल में डॉक्टर न समझते तो क्या फलक कभी बच पाती? फलक आईसीयू में जिंदगी की लड़ाई लड़ रही थी और बाहर पुलिस और सिस्टम के लिए एक और मुश्किल सवाल खड़ा हो चुका था। आखिर ये सब किया किसने? केस कैसे फूटा? एम्स ट्रॉमा सेंटर की उस रात के बाद कहानी सिर्फ आईसीयू तक सीमित नहीं रही, क्योंकि जैसे ही डॉक्टरों ने फलक को मेडिको लीगल केस घोषित किया, ये मामला अस्पताल की 4 दीवारों से बाहर निकल चुका था। अब ये सिर्फ एक बच्ची का इलाज नहीं था, ये एक संभावित अपराध बन चुका था। एम्स के प्रोटोकॉल के मुताबिक जैसे ही गंभीर शारीरिक शोषण का शक होता है, अस्पताल को तुरंत पुलिस को सूचना देना अनिवार्य होता है, और यही किया गया। कुछ ही समय में दिल्ली पुलिस एम्स पहुंच गई। पुलिस ने सबसे पहले बात की बच्ची को लाने वाली महिला शबाना से। शबाना उस वक्त घबराई हुई थी, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए एक बेहद साधारण कहानी सुनाई। उसका कहना था, मेरी बच्ची सीढ़ियों से गिर गई थी सर। पुलिस के लिए शुरुआत में ये एक रूटीन बयान था, लेकिन डॉक्टरों की रिपोर्ट ने इस कहानी को पहली ही सांस में झूठा साबित कर दिया। अब पुलिस ने शबाना से दोबारा पूछताछ शुरू की। जब उससे पूछा गया, अगर बच्ची सीढ़ियों से गिरी थी तो उसके शरीर पे जलने के निशान कैसे आए? शबाना चुप हो गई। यहीं से उसका झूठ ढरकने लगा। पहले बयान में वो खुद को माँ बता रही थी, अब सवाल आया, क्या ये आपकी जैविक बेटी है? शबाना ने हिचकिचाते हुए कहा, हाँ, मेरी ही बेटी है। लेकिन जब पुलिस ने कागजात मांगे तो शबाना के पास कुछ भी नहीं था। पुलिस को अब यकीन हो चुका था कि ये सिर्फ चोटों का मामला नहीं, ये पहचान छुपाने का भी अपराध है। जैसे जैसे पूछताछ बढ़ी, शबाना की कहानी बदलती गई। कभी वो कहती, बच्ची गिर गई, फिर अचानक बोलती, मुझे याद नहीं। हर नया बयान पिछले बयान को काट रहा था, और यहीं पर पुलिस ने एक मनोवैज्ञानिक ट्रिक इस्तेमाल की। उन्होंने शबाना को बताया, डॉक्टरों की रिपोर्ट सब कुछ बता रही है, झूठ बोलने से बच्ची की हालत और बिगड़ सकती है। ये सुनते ही शबाना टूटने लगी, क्योंकि अब उसे एहसास हो गया था कि मेडिकल रिपोर्ट झूठ नहीं बोलती, चोटें गवाही दे चुकी हैं। थोड़ी देर की चुप्पी के बाद शबाना ने वो बात कबूली जिसने पूरे केस को और भी भयानक बना दिया। फलक उसकी जैविक बेटी नहीं थी। यही वो मोड़ था जहां हादसा की कहानी पूरी तरह खत्म हो गई और अपराध की असली तस्वीर सामने आने लगी। अब सवाल ये नहीं था कि बच्ची कैसे गिरी, अब सवाल ये था कि एक गैर अपनी बच्ची के साथ इतनी बेरहमी क्यों? कितने समय से ये सब चल रहा था, और इसमें शबाना के अलावा और कौन कौन शामिल था? मेडिकल साइंस ने शबाना के हर झूठ को काट दिया था, और सच अब पुलिस के सामने खड़ा था, नंगा, डरावना और इंसानियत को शर्मिंदा करने वाला। जब शबाना का झूठू टूट चुका था, जब मेडिकल रिपोर्ट और पुलिस पूछताछ एक ही दिशा में इशारा कर रही थी, तब सबसे डरावना सवाल सामने आया, आखिर फलक के साथ असल में हुआ क्या था? ये कोई एक दिन की क्रूरता नहीं थी, ये कोई अचानक गुस्से में हुआ हादसा नहीं था, ये था धीरे धीरे चरणबद्ध तरीके से किया गया अत्याचार, जिसका हर निशान फलक के शरीर पर मौजूद था। फलक को रोजाना की जिंदगी में थप्पड़, जमीन पर पटका जाना, दीवार से टकराया जाना जैसी हिंसा झेलनी पड़ रही थी। फलक रोती थी, लेकिन रोने से कुछ नहीं बदलता था। इसके बाद शुरू हुआ सबसे खतरनाक फेज, फलक के सिर की चोट। स्कल फ्रैक्चर और दिमाग में खून किसी हल्की टक्कर से नहीं हो सकता। डॉक्टरों ने बताया, इतना गंभीर हेड इंजरी तभी होता है जब बच्ची को जोर से फेंका जाए या दीवार पर पटका जाए, यानी उस छोटे से शरीर को पूरी ताकत से एक निर्जीव चीज की तरह इस्तेमाल किया जाता रहा। और ये सब एक साथ नहीं हुआ, ये कई दिनों, शायद हफ्तों की यातना थी। हर बार फलक बच जाती, हर बार और कमजोर होती जाती, और हर बार अत्याचार और बढ़ जाता। सबसे दर्दनाक बात, फलक को कभी अस्पताल नहीं ले जाया गया, कभी दवा नहीं दी गई, कभी मरहम नहीं लगाया गया, जब तक कि उसकी हालत इतनी बिगड़ नहीं गई कि उसे छुपाया नहीं जा सका, और तब उसे एम्स लाया गया। पुलिस की जांच में ये भी सामने आया कि इस यातना में शबाना अकेली नहीं थी, उसका बॉयफ्रेंड अली और कुछ अन्य लोग इस पूरे सिलसिले में शामिल थे। कभी गुस्से में, कभी नशे में, और कभी डिसिप्लिन के नाम पर एक नन्ही बच्ची को निशाना बनाया जाता रहा। उसकी चीखें 4 दीवारों के अंदर ही दम तोड़ देती थीं। जब पुलिस ने इस पूरी टाइमलाइन को जोड़ा तो एक बात साफ हो गई, ये केस एक्सीडेंटल इंजरी का नहीं, ये सिस्टमैटिक चाइल्ड टॉर्चर का केस था। एक ऐसा अपराध जो धीरे धीरे एक बच्ची की जिंदगी तोड़ रहा था, और अगर एम्स के डॉक्टरों ने उस रात एक पल की भी लापरवाही की होती तो शायद फलक आज इस दुनिया में नहीं होती।
जब पुलिस की जांच आगे बढ़ी, जब ये साफ हो गया कि फलक शबाना की जैविक बेटी नहीं है, तब एक नया नाम सामने आया, निधि। यही वो नाम था जो इस पूरे केस में सबसे ज्यादा सवालों और सबसे गहरे दर्द से जुड़ा हुआ था। निधि कोई अपराधी नहीं थी, निधि कोई राक्षस नहीं थी, निधि थी इस समाज की एक और हारी हुई महिला। निधि की जिंदगी गरीबी से शुरू हुई थी और मजबूरी में उलझती चली गई। वो खुद अस्थिर हालात में जी रही थी। आर्थिक तंगी, सामाजिक सहारा नहीं, रिश्तों का टूट जाना, अकेले एक बच्ची पालने की जिम्मेदारी। फलक उसके लिए बोझ नहीं थी, लेकिन हालात ऐसे थे कि वो उसे सुरक्षित रखने में खुद को असहाय महसूस करने लगी। यहीं पर शबाना उसकी जिंदगी में आई। शबाना ने खुद को एक मददगार की तरह पेश किया। कहा गया, मैं बच्ची को संभाल लूंगी, उसका ध्यान रखूंगी, तुम हालात ठीक होने तक उसे मेरे पास छोड़ दो। गरीबी में दिया गया भरोसा अक्सर सबसे खतरनाक होता है। निधि ने फलक को शबाना के पास छोड़ा, ये सोचकर कि उसकी बच्ची को खाना मिलेगा, छत मिलेगी और शायद एक बेहतर जिंदगी मिलेगी। लेकिन यही फैसला फलक की जिंदगी का सबसे खतरनाक मोड़ बन गया। जांच में सामने आया कि निधि का फलक से संपर्क धीरे धीरे कम होता गया। कभी मिलने नहीं दी गई, कभी बहाने बनाए गए और निधि भी सवाल नहीं कर पाई, दबाव नहीं बना पाई, क्योंकि उसके पास ना पैसे थे, ना ताकत, ना सिस्टम का सहारा। जब पुलिस ने निधि को खोजा और उससे पूछताछ की तो वो टूट चुकी थी। उसके बयान में गुस्सा नहीं था, उसमें था अपराध बोध। अगर मैंने अपनी बच्ची को छोड़ा नहीं होता, अगर मैं उसे वापस ले आई होती। ये शब्द किसी अपराधी के नहीं थे, ये शब्द थे एक ऐसी माँ के जो जिंदगी की लड़ाई हार चुकी थी। लेकिन सवाल यहीं खत्म नहीं होता, क्योंकि ये सिर्फ निधि की नाकामी नहीं थी, ये समाज की नाकामी थी, ये सिस्टम की नाकामी थी, ये उस व्यवस्था की नाकामी थी जहां एक गरीब माँ के पास अपने बच्चे को बचाने के लिए कोई विकल्प नहीं था। अगर कोई मजबूत चाइल्ड प्रोटेक्शन सिस्टम होता, अगर कोई निगरानी होती, अगर किसी ने समय रहते सवाल उठाए होते, तो शायद फलक उस नर्क में ना जाती। निधि दोषी थी? कानूनी तौर पर नहीं, नैतिक तौर पर वो खुद को हर दिन दोषी मानती रही और शायद यही सज़ा उसके लिए सबसे भारी थी, क्योंकि फलक की हर सांस, हर निशान, हर दर्द निधि को याद दिलाता रहा कि मजबूरी में लिया गया एक फैसला किस हद तक विनाशकारी हो सकता है। ये केस हमें एक कड़वा सच सिखाता है, हर अपराधी वो नहीं होता जो मारता है। कुछ अपराध वो हालात करते हैं और कुछ हम सब करते हैं जब हम सबसे कमजोर को अनदेखा कर देते हैं। कानूनी लड़ाई और सजा। जब जांच पूरी हो चुकी थी, जब शबाना का झूठ मेडिकल रिपोर्ट और गवाहियों के नीचे दब चुका था, तब ये केस अदालत के दरवाजे पर पहुंचा। अब सवाल भावनाओं का नहीं था, अब सवाल था कानून क्या कहता है और क्या कानून इतनी क्रूरता के लिए पर्याप्त सख्त सजा दे पाएगा। दिल्ली पुलिस ने इस केस में सिर्फ एक दो नहीं, आईपीसी और विशेष कानूनों की कई गंभीर धाराएं लगाईं। सबसे पहले आईपीसी की धाराएं। आईपीसी 307 अटेम्प्ट टू मर्डर, क्योंकि डॉक्टरों ने साफ कहा था कि फलक की हालत ऐसी थी कि अगर समय पर इलाज न मिलता तो उसकी मौत निश्चित थी। आईपीसी 323, 325 वॉलंटरीली कॉजिंग हर्ट एंड ग्रीवियस हर्ट, लगातार मारपीट, टूटी हड्डियां और पुरानी चोटों के लिए। आईपीसी 34 कॉमन इंटेंशन, क्योंकि अदालत के सामने ये साफ हुआ कि ये अत्याचार एक व्यक्ति का नहीं बल्कि साझी मानसिकता का नतीजा था। जज ने अपने फैसले में कहा कि चोटें अलग अलग समय की हैं, बच्ची को इलाज से वंचित रखा गया और जलाने जैसी हरकतें जानबूझकर की गई हिंसा को साबित करती हैं। कोर्ट ने यह भी माना कि फलक की उम्र उसे पूरी तरह असहाय बनाती थी। वो ना खुद को बचा सकती थी, ना शिकायत कर सकती थी, ना भाग सकती थी, और यही बात अपराध को और भी घिनौना बनाती है। 2013 में दिल्ली की सेशंस कोर्ट ने अपना ऐतिहासिक फैसला सुनाया। शबाना और उसके बॉयफ्रेंड अली दोनों को आजीवन कारावास। कोर्ट ने कहा, इस तरह के अपराध समाज की अंतरात्मा को झकझोर देते हैं। आरोपी किसी नरमी के हकदार नहीं है। ये फैसला सिर्फ सजा नहीं था, ये एक संदेश था उन लोगों के लिए जो बच्चों को सबसे आसान शिकार समझते हैं और उस सिस्टम के लिए जो अक्सर ऐसे मामलों में देर से जागता है।
इस केस ने ये भी साबित किया कि पॉक्सो कानून सिर्फ कागज पर नहीं है, अगर सही तरीके से इस्तेमाल हो तो वो न्याय दिला सकता है। लेकिन अदालत की सजा के साथ एक सवाल अधूरा रह गया। क्या सजा से फलक का बचपन लौट सकता है? क्या कानून उसके जख्म भर सकता है? कानून ने अपना काम किया, अपराधियों को सलाखों के पीछे भेज दिया गया। लेकिन इस केस ने देश को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि न्याय तब पूरा होता है जब अपराध होने से पहले ही बच्चों को बचा लिया जाए। अदालत का फैसला आ चुका था। शबाना और अली सलाखों के पीछे भेज दिए गए थे। लेकिन कोर्ट रूम के बाहर एक सवाल अब भी जिंदा था। फलक का क्या होगा? कानून अपराधियों को सजा दे सकता है, लेकिन एक टूटी हुई जिंदगी को जोड़ना कानून के लिए भी आसान नहीं होता। एम्स में लंबे इलाज के बाद फलक की हालत धीरे धीरे स्थिर होने लगी। उसका शरीर तो संभल रहा था, लेकिन असली चिंता थी उसका भविष्य। डॉक्टरों और चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट्स की एक राय थी, अगर इस बच्चे को वही पहचान, वही नाम और वही यादें ढोने दी गईं तो उसका मानसिक घाव कभी नहीं भरेगा। और यहीं से आया आइडेंटिटी प्रोटेक्शन का सबसे अहम फैसला। दिल्ली सरकार और चाइल्ड वेलफेयर कमेटी ने फलक को पूरी तरह अपने संरक्षण में ले लिया। सबसे पहला कदम था उसकी पहचान को गोपनीय बनाना। मीडिया को सख्त निर्देश दिए गए, बच्ची का कोई नया फोटो नहीं, कोई लोकेशन नहीं, कोई निजी जानकारी नहीं, क्योंकि अब फलक सिर्फ एक पीड़िता नहीं थी, वो एक सर्वाइवर थी। इसके बाद आया सबसे संवेदनशील फैसला, नई पहचान। फलक को एक नया नाम दिया गया, एक नई फाइल, एक नई जिंदगी की शुरुआत। ये इसलिए किया गया क्योंकि उसका पुराना नाम सिर्फ दर्द से जुड़ा था। हर बार उसे याद दिलाता कि वो क्या झेल चुकी है, और भविष्य में उसे सामाजिक पहचान का खतरा था। चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट जानते थे बच्चे की सबसे बड़ी जरूरत सिर्फ इलाज नहीं, सुरक्षा और सामान्यपन होती है। फलक को एक सुरक्षित स्थान पर रखा गया, जहां न कैमरे थे, न सवाल, न अतीत की परछाइयां। उसे खेलने दिया गया, उसे बोलना सिखाया गया, उसे भरोसा करना सिखाया गया। धीरे धीरे वो बच्ची जो कभी दर्द से कराहती थी, फिर से मुस्कुराने लगी। लेकिन ये आसान नहीं था। रातों में डर, अचानक रो देना, तेज आवाजों से घबरा जाना, ये सब उस यातना की यादें थीं जो उसके दिमाग में कहीं गहराई में बैठ चुकी थीं। सरकार और सामाजिक संगठनों ने ये तय किया कि फलक को कभी भी पब्लिक डिबेट का हिस्सा नहीं बनाया जाएगा। उसे केस स्टडी नहीं, चाइल्ड की तरह ट्रीट किया जाएगा, क्योंकि इंसाफ का असली मतलब यही था। फलक का भविष्य किसी टीआरपी का हिस्सा नहीं बनना चाहिए था। आज हम उसकी जिंदगी के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानते, और यही उसकी सबसे बड़ी जीत है। क्योंकि अगर हम उसका नाम नहीं जानते, उसका चेहरा नहीं जानते, उसका पता नहीं जानते, तो इसका मतलब है सिस्टम ने कम से कम एक बच्चे को सही मायनों में बचा लिया। फलक की कहानी यही खत्म नहीं होती। वो आज भी किसी कोने में अपनी जिंदगी जी रही है, बिना डर के, बिना कैमरों के, बिना अतीत के बोझ के। और शायद यही सबसे सच्चा न्याय है।